हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लाइव में। और बच्चों, हमारी जो आज की क्लास है वो है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर है बेटा? फ्रेजेस और क्लॉजेस। तो अब आप बोलोगे कि भाई मैम फ्रेजेस क्या होते हैं और क्लॉजेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें यही बता दो, क्या बता दो कि फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या होते हैं। तो देखो, फ्रेजेस हम किन्हें बोलते हैं और क्लॉजेस हम किन्हें बोलते हैं। फ्रेजेस होते हैं वाक्यांश। हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेजेस को? वाक्यांश। वाक्यांश। अब इसे तोड़ो, वाक्यांश को तोड़ो। वाक्य और अंश मतलब किसी भी सेंटेंस का एक हिस्सा। ठीक है, तो फ्रेजेस और कुछ नहीं होते, सिंपल सी चीज होती है कि ये ना, इनमें ना सब्जेक्ट होता है ना ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अगर हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगा दे तो हमें कंप्लीट मीनिंग ऑफ सेंटेंस मिल जाता है ना। हमारा वाक्य क्या होता है? एक सेंटेंस किसे बोलते हैं हम? सेंटेंस क्या बोलते हैं कि भाई हम वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, शब्दों का समूह होता है जिन्हें हम इस तरीके से लगाते हैं कि भाई एक कंप्लीट, एक पूरे तरीके से एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमको मिल जाए। अब भाई इस वाक्य के अंदर ना बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हमने पढ़ी नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, सब पढ़ा हमने, है ना। अब इसी तरीके से होते हैं फ्रेजेस, मतलब वाक्य का ये एक अंश ही होते हैं। क्या होते हैं? वाक्य का अंश होते हैं। आज की क्लास हमारी वाक्यांश पे है, मतलब फ्रेजेस पे है। क्लॉजेस हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लॉजेस हम बोलते हैं उपवाक्यों को। किनको? उपवाक्यों को बोलते हैं। और इनके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इसके अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, और क्लॉजेस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही चीजें पाई जाती है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि फ्रेजेस क्या होते हैं। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है सारी चीजें आपको, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, फ्रेज क्या होता है। अब एक वाक्य देखा हमने सबसे पहले कि आई सॉ अ जोकर इन द स्ट्रीट। मैंने क्या देखा? एक जोकर देखा स्ट्रीट में। तो इस वाक्य के अंदर मुझे बताओ कि सब्जेक्ट क्या है। वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या है? तो आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सॉ क्या हो गई? वर्ब हो गई। और जोकर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। किसको देखा? ऑब्जेक्ट को देखा ना, आई ने। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो हो गए। लेकिन ये अब इन द स्ट्रीट, कहां पर? इन द स्ट्रीट। तो ये वाक्य का एक अंश ही है। और ये क्या कर रहा है? इस वाक्य को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, हमें और ज्यादा नॉलेज, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा है वाक्य के बारे में, हमारे सब्जेक्ट के बारे में, कि भाई मैंने एक जोकर देखा। और वो कहां देखा? गली में देखा। वाक्य का एक अंश था, ना तो ये नाउन था ना प्रोनाउन था। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ भी नहीं था, लेकिन ये एक्ट करेंगे एज अ नाउन, एज अ प्रोनाउन। इनके साथ इन लगा हुआ है, दी लगा हुआ है, और फिर स्ट्रीट लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये क्या करेंगे बेटा? इसके अंदर क्या है? इन दी स्ट्रीट जो है वो क्या हो गया? एक फ्रेज हो गया। अब इसमें ना अलग अलग तरीके के होते हैं वाक्य में। ये जो फ्रेजेस होते हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं। अलग अलग तरीके के कैसे? सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है आपको, वो क्या ध्यान रखनी है कि ये समूह होता है वर्ड्स का। ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर, एक वाक्य के अंदर, जो क्या करता है? वाक्य को कॉम्प्लीमेंट करता है। कॉम्प्लीमेंट करता है मतलब उसको और ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करता है, जिससे हमें उस सब्जेक्ट के बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चलती है। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं होते, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक साथ हो जाएंगे तो वो सेंटेंस ही बन जाएगा, है ना। मीनिंगफुल सेंटेंस में चेंज हो जाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगा देंगे हम तो मीनिंगफुल सेंटेंस में ये बदल जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होता। इन द स्ट्रीट जो है, गली में, भाई एक अधूरी सी चीज है ये। क्या गली में? गली में क्या? कुछ नहीं पता हमें क्या गली में। तो इसे हम एक फ्रेज बोलते हैं। और ये कभी भी अकेला जो है वो स्टैंड नहीं कर सकता, अकेला खड़ा नहीं रह सकता। अगर हम हटा दे आई सॉ अ जोकर, इस वाक्य में से मैं आई सॉ अ जोकर हटा दूं, केवल इन द स्ट्रीट रखूं, तो क्या ये एक वाक्य होगा? नहीं होगा, ये एक वाक्य नहीं होगा। बस इसे ही हम फ्रेज बोलते हैं। आया समझ में? बहुत जैसे लगता है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस पढ़ेंगे भाई साहब, पता नहीं कतई क्या ही पढ़ने वाले, है ना। लेकिन पढ़ो तो सही, कम से कम समझने की कोशिश तो करो, सारी चीज समझ में आ जाएगी। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये छोटी मोटी चीजें हैं। ठीक है, देखो
दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटिफुल होम, उन्होंने क्या किया, हायर किया एक बड़ा और सुंदर घर। अब अगर मैं दे हायर्ड हटा दूं, सब्जेक्ट हटा दूं, वर्ब हटा दूं इसमें से, अ ब्यूटिफुल होम, एक सुंदर घर, ह्यूज एक बड़ा सुंदर घर, तो भाई ये अकेले रह सकता है, ये रह सकता है क्या अकेले? कोई मतलब निकला इसका कि एक बड़ा सुंदर घर, क्या मेरे पास है, तेरे पास है, बड़े सुंदर घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक कंप्लीट मीनिंग नहीं निकला इसका। ये है वाक्य का एक अंश। क्या है ये? वाक्य का एक अंश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो फ्रेज होता है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें पहले ही बता देती हूं मैं कि अ फ्रेज कैन एक्ट एज अ नाउन इन एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन और एडवर्ब। ये एक नाउन की तरह, एक प्रोनाउन की तरह, एक एडजेक्टिव की तरह, एक प्रेपोजिशन की तरह, एडवर्ब की तरह ये एक्ट कर सकता है। जैसे यहां पर देखो, अ ह्यूज ब्यूटिफुल होम, दे हायर्ड, उन्होंने क्या हायर किया, एक बहुत ही बड़ा और सुंदर घर हायर किया। तो यहाँ पर अ ह्यूज ब्यूटिफुल होम क्या है, नाउन है, और इधर एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये तो प्रोनाउन है, दे क्या है, दे प्रोनाउन हो गया, दे हो गया हमारा प्रोनाउन, ठीक है, हायर्ड हो गया वर्ब, और अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम ऑब्जेक्ट हो गया, और ये घर है, होम बोला है, ब्यूटीफुल होम क्या है, तो ये एक नाउन है। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये नाउन की तरह काम कर रहा है, और ये एक फ्रेज भी है। तो ये जो फ्रेज है, अ ब्यूटीफुल होम, अ ह्यूज, वापिस से लिख देती हूं, अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम। तो भाई ब्यूटीफुल होम, अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम, क्या ये एक नाउन नहीं है? है ना, घर होम एक नाउन है कि नहीं है? ठीक है, और यहां पर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि उन्होंने क्या चीज हायर की, एक बड़ा और सुंदर घर हायर किया। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो भाई कोई भी फ्रेज जो है वो नाउन की तरह, प्रोनाउन की तरह, एडवर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर सकता है एक सेंटेंस के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? तो ये कर सकता है एक्ट एक नाउन, एक एडजेक्टिव, एक प्रेपोजिशन और एक एडवर्ब की तरह। The function of a phrase depends upon its construction and place in a sentence. Depending upon its functions in a sentence, phrases are divided in 4 various types. तो भाई क्या बोल रहा है ये कि काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है एक फ्रेज का, वो किस चीज के ऊपर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है कि भाई हम वाक्य बना किस तरीके से रहे हैं, कि भाई वो सब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, नाउन प्रोनाउन किसकी तरह वर्क करेगा, वो मतलब बनता है हमारा कि भाई हम वाक्य को बना किस तरीके से रहे हैं, उसको प्लेस कहां पे कर रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा इन वाक्यों में, देखो शी बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, तो यहां पे ये अ डिसेंट ब्लैक शर्ट क्या है, एक फ्रेज है, ऑब्जेक्ट भी है और नाउन भी है। वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारी संज्ञा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारी संज्ञा है। तो मैंने अभी क्या बताया कि ये जो फ्रेज होता है, ये जो वाक्यांश होता है, ये वाक्य हम किस तरीके से बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है वाक्य का, उसके ऊपर निर्भर करता है इसकी प्लेस, कि ये कैसे एक्ट करेगा। ऊपर वाले सेंटेंस में ये एक्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट की तरह, है ना। अब हम नीचे वाला सेंटेंस देखो, फ्रेज जो है नीचे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। जैसे वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स नेवर ड्रिंक्स कॉफी, तो यहां पर वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स, हमारे जो जितने भी मतलब कि पास के रिश्तेदार हैं, उनमें से एक रिलेटिव ऐसा है जो कभी भी कॉफी नहीं पीता। क्या नहीं करता, कभी भी कॉफी नहीं पीता, यही बोला है इसमें। तो इसमें वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स क्या है, एक फ्रेज है। अब इसको आप अकेले लिख के देखो, वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स, यही बोला इसने। अभी इसका कोई मतलब है क्या, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है हमें? कोई नहीं दे रहा ना, दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। और ये यहां पर कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट ऐड कर रहा है।
एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये वाक्य का एक अंश ही है ना, तो भाई ये नाउन की तरह, प्रोनाउन की तरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से एक्ट कर सकता है एक वाक्य के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से इसके टाइप होते हैं, जैसे नाउन फ्रेज, ठीक है, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, जेरंड फ्रेज, इन्फिनिटिव फ्रेज, और एब्सोल्यूट फ्रेज। ठीक है, नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, जेरंड हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। तो ये कम से कम 7-8 तरीके के जो है हम कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप के फ्रेज ये होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग तरीके के फ्रेजेस होते हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक टाइप को हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ते हैं नाउन फ्रेज के बारे में। किसके बारे में? नाउन फ्रेज के बारे में। तो देखो, अ नाउन फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन इन द सेंटेंस। इजी है, एक ऐसा वाक्यांश जो किस तरीके से एक्ट करता है? एक नाउन की तरह एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? एक संज्ञा की तरह एक्ट करता है किसी भी वाक्य में। उसमें क्या होगा? एक नाउन होगा एंड अदर एसोसिएटेड वर्ड्स, और उससे जुड़े हुए बाकी के वर्ड्स होंगे। जैसे अभी हमने देखा था अ ह्यूज ब्यूटिफुल होम। सो होम क्या है? नाउन है ना, और बाकी इससे जुड़े हुए वर्ड्स हैं। बाकी इससे जुड़े हुए वर्ड्स हैं, है कि नहीं है? बताओ। अब देखो, एक बात पहले मुझे बताओ, किस किस को पता है कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? कुछ नहीं, हम ये जो आर्टिकल्स वगैरह यूज करते हैं, नाउन से पहले जो भी लगते हैं, जैसे ए, एन, द, ये सब चीजें जो होती है ना, इन्हें हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। कि डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन। नाउन से पहले इन वर्ड्स को लगाया जाता है, ये क्लियर करने के लिए कि भाई नाउन जो है वो किसको रेफर कर रहा है। जैसे हम बोले एन एप्पल, हमने एन एप्पल बोला, ये हमने पहले लगाया और बाद में एप्पल लिखा, तो हमें पता चल गया हमारा नाउन जो है वो किसको रेफर कर रहा है? भाई सिंगुलर है, एक ही एप्पल है, राइट? तो इस तरीके से जितने भी होते हैं, ए, एन, दी, दिस, दैट, दीज, दोज, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, सब प्रोनाउन, आर्टिकल्स, ठीक है, क्वांटिफायर्स, नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे मैंने लिखे हुए। इन सबको हम कहाँ लगाते हैं? नाउन से पहले लगाते हैं। जैसे मैंने एन एप्पल वाला एग्जाम्पल आपको दिया। समझ में आ रहा है? ये क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स होते हैं। अब बताती हूँ क्यों बताया मैंने ये। यहां पे लिखा है अ नाउन फ्रेज कंसिस्ट्स ऑफ अ नाउन एज अ हेड वर्ड। नाउन फ्रेज में क्या होगा? एक नाउन होगा जो उसका हेड वर्ड होगा, मतलब मेन वर्ड होगा उसका, और बाकी के जो रिलेटिव वर्ड्स हैं वो क्या होंगे? डिटर्मिनर्स होंगे या मॉडिफायर्स होंगे। तो ये मैंने ऊपर एक एग्जांपल जो आपको दिया, अ ह्यूज ब्यूटिफुल होम। सो हेड वर्ड क्या है हमारा? होम। ब्यूटिफुल क्या लगा हुआ है इसके साथ? मॉडिफायर। मॉडिफायर मतलब मॉडिफाई कर रहा है ना नाउन को, उसकी क्वालिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? उसकी क्वालिटी बता रहा है। बता रहा है कि नहीं बता रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। होम की क्वालिटी बता रहा है कि कैसा है, सुंदर है। तो जो भी वाक्य, जो भी शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? एडजेक्टिव ही तो कहते हैं, विशेषण ही तो कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण ही तो कह रहे थे। तो यहाँ पे घर की विशेषता, संज्ञा की विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल। तो यही बोल रहे हैं कि हेड वर्ड, एक हेड वर्ड होगा उसमें नाउन, और बाकी उसके साथ के जो वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे? या तो डिटर्मिनर्स होंगे, जैसे ए लगा रखा है हमने, है ना, और ह्यूज बड़ा और ब्यूटीफुल ये दोनों मॉडिफायर्स हैं। तो डिटर्मिनर्स और मॉडिफायर्स इनके साथ लगे हुए होंगे।
मॉडिफायर्स और डिटर्मिनर्स में आप कुछ भी हो सकता है, प्रेपोजिशंस भी हो सकते हैं, वो वर्ब हो सकती है, समझ रहे हो। और मेन एक हेडवर्ड होगा, दैट इज नाउन होगा। ये होगा नाउन फ्रेज में। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे नाउन फ्रेज इज इक्वल टू नाउन प्लस मॉडिफायर्स, है ना। नाउन और उसके साथ क्या होंगे, मॉडिफायर्स होंगे या फिर डिटर्मिनर्स होंगे। अब मॉडिफायर्स पता चल गया, और डिटर्मिनर्स भी मैंने आपको बता दिया कि नाउन के पहले हम लगाते हैं डिटर्मिनर्स को, क्यों, ताकि हमें पता चल सके कि नाउन किसको रेफर कर रहा है, मतलब क्या क्वालिटी क्या है नाउन की, या किसका है, दिस दैट दीज दोज, दीज एप्पल्स दोज एप्पल्स, है ना। तो हमें पता चल सके कि ये वाले एप्पल या वो वाले एप्पल। तो नाउन के बारे में बताने के लिए हम डिटर्मिनर्स और मॉडिफायर्स को यूज करते हैं। दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम, ये मैंने एग्जांपल बताया था आपको। तो दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम में अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम, होम क्या है हमारा, एज नाउन और ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे ये नाउन फ्रेज है। अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम क्या है, एक फ्रेज है, क्यों, क्योंकि इसमें एक नाउन है दैट इज होम, और बाकी के अ ह्यूज ब्यूटीफुल क्या है, डिटर्मिनर्स और मॉडिफायर्स, है कि नहीं है। शी बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, क्या खरीदी उसने, अब अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, ये तो हो गया डिटर्मिनर, ठीक है। डिसेंट ब्लैक ये मॉडिफायर्स हो गए, क्वालिटी बता दी हमने उनकी, मॉडिफाई कर दिया इन्होंने, और शर्ट हमारी नाउन हो गई कि नहीं हो गई, शर्ट क्या हो गई हमारी, नाउन हो गई या नहीं हो गई, बताओ, समझ में आया। जल्दी से देखो, अगला करते हैं। वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स, ये वाला भी एग्जांपल मैंने आपको दिया था। अ विंडो इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प, अ विमेन, सॉरी मैं कह रही हूँ विंडो इन द विंडो, अ विमेन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प, ये जो खिड़की में एक महिला थी उसने मदद के लिए पुकारा, किसके लिए पुकारा, मदद के लिए पुकारा। तो भाई अ वुमेन इन द विंडो, हमने केवल अ वुमेन नहीं लिया, हमने लिया क्या, हम चाहते तो केवल विमेन बता देते, बताते कि नहीं बताते कि भाई विमेन, विमेन क्या है यहाँ पर, एक नाउन हो गया, लेकिन हमने ये वाला पूरा फ्रेज लिया कि वो जो खिड़की में महिला है, अ वुमेन इन द विंडो, ये जो खिड़की में महिला है। अब ना तो ये पूरा वाक्य है कि इसका कोई कंप्लीट मीनिंग निकले, इसमें नाउन है, सब्जेक्ट के तौर पे ये पूरा फ्रेज काम कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है ना। सो वुमेन यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, वुमेन यहां पर क्या है, हमारा जो नाउन है यहां पर वो क्या है, सब्जेक्ट है, और उसके साथ इन दी विंडो ये क्या लगे हैं, ये मॉडिफायर्स और डिटर्मिनर्स लगा रखे हैं। तो मॉडिफायर्स और डिटर्मिनर्स लगा दें अगर हम किसी भी वाक्य के अंदर एक सब्जेक्ट के साथ, तो वो एक फ्रेज बन जाता है जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग तो नहीं निकलता, लेकिन वो क्या करता है, वाक्य को ऐसा बना देता है कि हमें थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे अगर अब ये वाक्य बच्चे ऐसे होता कि अ विमेन शाउटेड फॉर हेल्प, एक औरत ने क्या किया, मदद की पुकार लगाई, शाउटेड फॉर हेल्प मतलब मदद की पुकार लगाई एक औरत ने, लेकिन इन द विंडो से क्या मिला, कॉम्प्लीमेंट मिल गया, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गई, कॉम्प्लीमेंट हो गया सेंटेंस को, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गई कि भाई कहाँ खड़ी थी महिला, वो जो खिड़की वाली महिला है ना, उसने क्या किया है, उसने क्या किया है, मदद के लिए पुकार लगाई है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है क्या, जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो मैं वापस से बताऊंगी कि कंफ्यूजन नहीं बर्दाश्त होएगा भाई, डाउट नेट पे डाउट रह जाएगा आपके दिमाग में, तो फिर फायदा क्या हुआ हमारी लाइव क्लासेस लेने का, लाइव आप लोगों को पढ़ाने का, ठीक है। अ सेंटेंस कैन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन नाउन फ्रेज, एक वाक्य में एक से ज्यादा नाउन फ्रेज भी हो सकते हैं बेटा, एक से ज्यादा नाउन फ्रेज भी एक वाक्य में हो सकते हैं। जैसे वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स बॉट अ ब्यूटीफुल रेड कार, तो बेटा ये जो नाउन के चारों तरफ हम मॉडिफायर्स और डिटर्मिनर्स लगा रहे हैं ना, इनका ये जो ग्रुप है ना, बस इसको ही फ्रेज कह रहे हैं अपन। देखो साफ साफ कि वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स, हमारे एक क्लोज रिलेटिव्स में
अब यहाँ पर भाई रिलेटिव्स जो हैं वो नाउन है और यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन इस सब्जेक्ट के साथ 100 अलग अलग चीजें और ऐड कर दी, वन ऑफ आवर क्लोज। सो ये डिटर्मिनर्स और मॉडिफायर्स ही तो हुए, जैसे वन लगा दिया ये डिटर्मिनर हो गया, ऑफ लगा दिया ये प्रेपोजिशन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? क्लोज क्या हो गया? मॉडिफायर हो गया। मॉडिफायर कैसे हुआ? बताया ना, रिलेटिव कैसे, पास के, है ना? केवल रिलेटिव्स तो यहां पर नाउन हो जाता और ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? बॉट, खरीदा, ये तो वर्ब हो गई, वर्ब तो होती ही नहीं है इनमें, ठीक है। अ ब्यूटिफुल रेड कार, एक सुंदर लाल गाड़ी। अ ब्यूटिफुल रेड कार केवल क्या है? ऑब्जेक्ट तो हमारा केवल कार है, नाउन है जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, वाक्य के अंदर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन इसके साथ 100 चीजें लगा दी। अ ब्यूटिफुल रेड, मॉडिफायर्स लगा दिए और अ लगा दिया, मतलब एक डिटर्मिनर लगा दिया। तो एक से ज्यादा फ्रेजेस भी एक वाक्य के अंदर हो सकते हैं। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे अभी बताओ जल्दी से। जल्दी बताइए अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको है, उसके बाद ही हम अगले वाले फ्रेज पर चलेंगे, अगर नाउन फ्रेज यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो। बताओ, ठीक है ना यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत परेशानी आ रही होगी आपको यहाँ तक। डिटर्मिनर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि नहीं बता दिया था? क्या होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल्स हुए, इनडेफिनेट आर्टिकल हुए, डेमोन्स्ट्रेटिव्स हुए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए, दीज पास के लिए, दोज दूर के लिए। याद है क्या प्रोनाउन वाली क्लासेस? भाई भूला मत करो एक तो, ठीक है? बहुत हो जाता है, भूल जाते हो जब। ठीक है, चलो चलें। प्रेपोजिशनल फ्रेज देखना है अब हमें। क्या देखना है? प्रेपोजिशनल फ्रेज हमें देखना है। अभी तक हमने देखा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज मतलब हमारा जो सब्जेक्ट था या फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कैसे था? वो नाउन था। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी फ्रेज के अंदर क्या था? वो नाउन था, ठीक है? हाँ कि नहीं था? अब वो प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन से होते हैं? देखो, a phrase comprising a preposition and object of a preposition, noun or pronoun, is called a prepositional phrase. अब यार ऐसे तो समझ नहीं आया मैम, ये क्या बोल दिया आपने? क्या डेफिनेशन सी पढ़ दी? देखो, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा। मैंने बोला नियर अ वॉल। वॉल क्या है? दीवार क्या है? नाउन है कि नहीं है? लेकिन नियर क्या है? प्रेपोजिशन है कि नहीं है? नियर एक प्रेपोजिशन है या नहीं है? नियर क्या है यहां पर? एक प्रेपोजिशन है। नियर अ वॉल, ऑन द टेबल, अंडर द बेड। पढ़ाया था? प्रेपोजिशंस थे या नहीं थे? थे या नहीं थे? भूल गए क्या? चलो, prepositional phrases has a noun or pronoun which called the object of preposition. prepositional phrase में क्या होगा? एक noun और pronoun होगा, ठीक है? और उसमें एक preposition भी होगा। जैसे the kids were laughing at the joker। अब यहाँ पे हमने लिखा at the joker। the kids were laughing, the kids यहाँ पर क्या हो गए? subject हो गए। हो गया क्या नहीं हो गया? द किड्स यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, वर यहाँ पर वर्ब हो गई और लाफिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब एट दी जोकर क्या है?
एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि भाई वो हंस रहे थे, लेकिन किस पर? जोकर पर हंस रहे थे। तो जोकर हमारा क्या हुआ यहाँ पर? नाउन हुआ। लेकिन इस नाउन के साथ लगा है प्रीपोजिशन। क्या लगा है यहाँ पर? प्रीपोजिशन लगा है। तो जब नाउन के साथ प्रीपोजिशन लगा हुआ हो और वो नाउन के साथ क्या लगा हुआ हो? प्रीपोजिशन लगा हुआ हो, तो वो क्या हो जाता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया? वो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या होगा? एक नाउन और प्रोनाउन होगा जो कि ऑब्जेक्ट कहलाएगा प्रीपोजिशन का। ऑब्जेक्ट कैसे? अब एट का ऑब्जेक्ट क्या है? किस चीज पर हंसे वो लोग? किस चीज पर हंसे वो लोग? ऑब्जेक्ट नहीं हो गया, एट जोकर, जोकर पर हंसे वो लोग। द किड्स वर लाफिंग। ठीक है, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, मैं बोल रही हूं, गलत लिख देती हूं मैं और फिर फ्लो में, और आप बताते नहीं हो। मैं बताती हूँ आपको क्या गलती करी है मैंने। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट उल्टा लिख दिया। देखो, आपने भी नहीं बताया। द किड्स क्या हुआ? सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब हुई, बेवकूफों, और मैं भी बेवकूफ। वर क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब हुई। वर क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब हुई। लाफिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया हमने। एट दी जोकर, तो जोकर यहां पर ऑब्जेक्ट हुआ है। लाफिंग ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? गलत बता दिया तो बोल नहीं सकते हो। फ्लो में निकल गया। बताओ क्या बोल देती हूँ मैं अभी। The kids were laughing at the joker. So subject, helping verb, verb की first form plus ing, at the joker. अब at यहाँ पर preposition है, ठीक है, और वो किस पर हंसे? जोकर पर हंसे। तो preposition के ऑब्जेक्ट की तरह जोकर यहाँ पर काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? at के ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर जोकर काम कर रहा है। द किड्स, बच्चे, किस चीज पर हंसे? जोकर पर हंसे। और जोकर जो हमारा ऑब्जेक्ट है और साथ ही साथ नाउन भी है, लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है? एट लगा हुआ है। एट इज अ प्रेपोजिशन। सो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। क्या हो गया? एक प्रेपोजिशनल फ्रेज। अगला सवाल देखो, अगला एग्जाम्पल देखो। एक्चुअली नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? He is sleeping on the carpet. He is sleeping on the carpet. ये है, he हो गया सब्जेक्ट, is हो गई हेल्पिंग वर्ब, स्लीपिंग हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ऑन दी कारपेट, कारपेट हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन भाई इस कारपेट के बारे में बताया, सॉरी ही के बारे में बताया कि वो कहाँ सो रहा था। कहाँ सो रहा था? कारपेट के ऊपर। तो हमें ये कारपेट के ऊपर सो रहा था, और ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है। तो भाई हमारे ऑब्जेक्ट के साथ, जो कि एक नाउन है, उसके साथ जब एक प्रेपोजिशन लगा हुआ है तो वो क्या हो गया? प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। क्या हुआ? प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑन दी कारपेट। क्या हुआ? एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, हुआ या नहीं हुआ? अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में आप मुझे बताओगे प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है। तैयार रहना जवाब देने के लिए। चलो फिर हम क्विज खेलेंगे फटाफट से। द टीचर लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड। सब्जेक्ट बताओ सबसे पहले इसके अंदर, सब्जेक्ट बताओ। द टीचर लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड। व्हाट इज द सब्जेक्ट? द टीचर। वेरी गुड कादम्बरी, द टीचर इज द सब्जेक्ट ओवर हियर। लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड। व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है यहां पर? जल्दी से बताएं।
द टीचर सब्जेक्ट है शाबाश। वर्ब क्या है यहां पर? वर्ब बताइए, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, वर्ब क्या है? लुक्ड, वेरी गुड। लुक्ड क्या है यहां पर? वर्ब है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? लुक्ड वर्ब हो गया, टीचर सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है? ब्लैक बोर्ड, शाबाश। ब्लैक बोर्ड ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशन बताओ इस वाक्य में कौन सा है? जल्दी से बताओ, इस वाक्य के अंदर प्रेपोजिशन कौन सा है? बिल्कुल सही मनफूल जी, बिल्कुल सही। आप बताएं कि अब मुझे प्रेपोजिशन कौन सा है इसके अंदर। मुझे पता चल जाएगा, फिर आप लोगों को समझ में आ गया है। एंड देन हम अपनी क्लास में क्विज खेलेंगे फटाफट से। एट प्रेपोजिशन है, शाबाश। तो बेटा हमने लिखा एट दी ब्लैक बोर्ड, तो ये क्या हो गया? एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया कि नहीं हो गया? ब्लैक बोर्ड एक नाउन है, नाउन है ब्लैक बोर्ड। अब भाई ब्लैक बोर्ड नाउन है तो ब्लैक बोर्ड के साथ लिखा हुआ है एट, जो कि एक प्रेपोजिशन है, और एट दी ब्लैक बोर्ड डिटर्मिनर्स और मॉडिफायर्स लगा देते हैं हम जब भी, तो क्या बन जाता है वो फ्रेज। अब केवल अगर हम बोले एट दी ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर, तो कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता। क्या ब्लैक बोर्ड पर? भाई क्या बोलना चाहते हो, क्या चीज ब्लैक बोर्ड पर? ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ। अगर आपको पहले से ही ये सब आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को ये चीजें नहीं आती हैं उन्हीं के लिए ये क्लासेस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जिन बच्चों को पढ़ना है उन्हें पढ़ने दीजिए, अगर आपको पहले से पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब हम खेलते हैं क्विज, ठीक है। बाकी के बचे हुए हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फटाफट से आ जाओ और क्विज खेलो ऐप के ऊपर। तो सबसे पहला क्विज का जो क्वेश्चन है वो है ये, डिफाइन फ्रेज। फ्रेज को डिफाइन करता है। फ्रेज क्या है? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू मेक मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो साथ काम करते हैं कोई भी मीनिंग बताने में। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर दैट डज नॉट मेक मीनिंग। या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं लेकिन कोई भी मीनिंग बनाने के लिए नहीं, मीनिंग तो निकलता ही नहीं है इनका कोई। दोनों ही चीजें हैं, ए या बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, phrases are grammatical units that consists of। phrases grammatical units होती हैं, वाक्यांश बोलते हैं हम इन्हें हिंदी में। क्या होता है इनके अंदर, क्या क्या चीजें होती है? consists of मतलब इनके अंदर क्या क्या होता है? one or more words, एक से ज्यादा वर्ड्स, more than one word, एक से ज्यादा वर्ड, both या none of the above। या तो एक वर्ड, वन और मोर वर्ड, एक या ज्यादा वर्ड्स, या फिर ऑप्शन नंबर बी मोर देन वन वर्ड, एक वर्ड से ज्यादा वर्ड। ध्यान से आंसर देना इसका। सेकंड क्विज का पहला क्वेश्चन है, द टूर इंक्लूड्स 3 एशियन कंट्रीज, विच इज अ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या है? द टूर इंक्लूड्स 3 एशियन कंट्रीज। नाउन फ्रेज बताओ इसमें फटाफट से क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज बीन स्टडिंग ऑल डे, विच इज अ वर्ब फ्रेज, जो कि हमने पढ़ा नहीं है लेकिन आई होप आप समझ पाओगे, जैसे हमने नाउन फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। स्टडिंग ऑल डे, हैज बीन स्टडिंग, एन एडजेक्टिव या नन ऑफ द अबव। वर्ब फ्रेज बता दो इसमें, इजी सा दिया है मैंने आपको, ठीक है। सो हैज बीन स्टडिंग, नन ऑफ द अबव, स्टडिंग ऑल डे, या फिर एन एडजेक्टिव। चलो बेटे देख लेते हैं आप कितनों ने सही जवाब दिया है ना। फ्रेज क्या है बेटा? यही तो मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन इनका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, इसीलिए ये अकेले खड़े नहीं रह सकते। सो ऑप्शन नंबर बी, अगर कंप्लीट मीनिंग दे देंगे तो ये तो वाक्य ही बन गया ना पूरा। वाक्य का अंश होते हैं ये, जो वाक्य को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, है ना।
phrases are grammatical units that consist of, phrases क्या होते हैं? grammatical units होते हैं जो जिनके अंदर क्या होता है? one or more words, one or more words मतलब एक या ज्यादा words, more than one word, ऑप्शन नंबर बी होगा ऑब्वियसली। एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं, एक तो होता ही नहीं है, एक अकेला होगा, जैसे एट हो गया वो तो प्रेपोजिशन ही हो गया ना, कार हो गई तो वो तो नाउन ही हो गया ना। ग्रुप होता है इनका जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है एज अ होल, लेकिन वो क्या होते हैं? वो फ्रेज होते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। द टूर इंक्लूड्स 3 एशियन कंट्री। अब द टूर, जो टूर है सब्जेक्ट हो गया हमारा, इंक्लूड्स क्या इंक्लूड करता है? ये वर्ब हो गई। 3 एशियन कंट्रीज, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर 2-3 चीजें लगा दी, 3 एशियन कंट्रीज। तो देखो 3 क्या है? एक डिटर्मिनर है, और एशियन एक मॉडिफायर है, और कंट्रीज क्या है? नाउन है ना। तो क्या हो गया? 3 एशियन कंट्रीज यहां पर नाउन फ्रेज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? चलो, she has been studying all day, which is a verb phrase. She has been studying all day, वो क्या कर रही है? She has been studying all day, वो सारा दिन से पढ़ रही है। से रहा है, से रही है, has, have प्लस been प्लस verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। मास्टर क्लासेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? टेंसेस चल रहे हैं जिसमें। सो बेटा स्टडिंग ऑल डे या फिर शी हैज बीन स्टडिंग ऑल डे, इसमें से वर्ब फ्रेज कौन सा है? तो देखो स्टडिंग क्या है? वर्ब है, पढ़ना। थोड़ा दिमाग लगाना था इसमें आपको बस। ऑल डे, सो वर्ब फ्रेज यहां पर क्या होगा? स्टडिंग ऑल डे, या फिर हैज बीन स्टडिंग, या फिर ये एक एडजेक्टिव होगा, या नन ऑफ द अबव होगा। जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ क्या होगा? तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, स्टडिंग ऑल डे जो है वो क्या होगा? वर्ब फ्रेज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन चॉइस होगा। सो आज की हमारी ये जो क्लास है वो हम यहीं पर खत्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक यही रहेगा, इसके और पार्ट्स जो बचे जैसे एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज है ना, इन्फिनेटिव, जेरंड, बहुत चीजें बची बेटा, सारी पढ़ाऊंगी। क्लॉजेस बचे, अभी तो क्लॉजेस भी बताऊंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 3 बजे हमारी होती है इंग्लिश ग्रामर की क्लास जो आपकी प्यारी रुबैना मैम लेती है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। देन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो कि मेरे से पढ़ते हैं, भूमिका मैम 3 बजे पढ़ाती है, लेकिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। एंड श्वेता मैम जो आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ा रही हैं, उनकी क्लास होती है 4 बजे रोजाना। सो देखना ना भूलिए। अब आपके सामने 4 बजे आने वाली हैं श्वेता मैम। सो रेडी रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए एंड क्विज अटेम्प्ट करते रहिए, पॉइंट्स कमाते रहिए और मम्मी पापा को परेशान मत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।